बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कंबर ज़ैदी। एक्सक्लूसिव खबर एक आपके साथ शेयर करनी है। अभी इस टाइम सुप्रीम कोर्ट कमेटी रूम में मौजूद हूं। कुछ हुकूमती नुमाइंदों से हमारी बात हुई है और हुकूमत किसका नाम सोच रही है आईनी बेंच के लिए, वो हम आपके साथ शेयर करेंगे इस वीलॉग में। हुकूमत की जानिब से मुख्तलिफ इजलास हुए हैं, इस हवाले से आपस में गुफ्तगू जारी है और शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो जरदारी की जो मुलाकात हुई थी उसमें आपस में भी एक इनकी लड़ाई जारी है। वो किस बात पे लड़ाई जारी है? जुडिशियल कमीशन के मामले पर। क्यों लड़ाई जारी है और इसमें आपस में दोनों क्या ले-दे कर रहे हैं? ये हम आपको इस व्लॉग में बताएँगे। दूसरी इंपॉर्टेंट खबर आपके साथ शेयर करेंगे। 26वीं आईनी तरमीम के हवाले से आज सिंध हाई कोर्ट ने दरखास्त को मंजूर कर लिया है। बहुत बड़ी डेवलपमेंट। 26वीं आईनी तरमीम की 3 दरखास्तें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इस टाइम पेंडिंग हैं। एक दरखास्त जस्टिस काजी फाइज ईसा निपटा के चले गए थे। मुख्तलिफ हाई कोर्ट्स में भी ये दरखास्तें दायर की गई हैं, लेकिन आज जो है मोहम्मद शफी साहब, उन्होंने जो सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं, उन्होंने इस केस की समाअत की है। इस केस की समाअत में क्या हुआ है और फिर फैसला क्या जारी हुआ है, वो भी आपको इस व्लॉग में बताएंगे। जस्टिस मंसूर अली शाह जो है, उनकी वापसी हो गई है उम्रे से वापस करके। आज अभी सुबह के टाइम वो पहुंचे हैं। उनके आने के बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में क्या अहम डेवलपमेंट्स हो सकती हैं, क्योंकि जस्टिस मंसूर को चीफ जस्टिस नहीं बनाया गया, उसके बाद वो उम्रे पे चले गए, अब वापस आए हैं। वापस आते ही उनके कल रात एक नोटिफिकेशन जस्टिस याहिया अफरीदी की जानिब से जारी किया गया है और उनको एक और कमेटी का सरबराह मुकर्रर कर दिया गया है। बहुत सारी चीजें किस तरफ इशारा कर रही हैं, ये भी हम आपके साथ इस व्लॉग में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं कल की जो एक डेवलपमेंट है, जो मैं अपने नाज़रीन को नहीं बता सका था, वो ये ARD कमेटी, उसका हेड जस्टिस मंसूर अली शाह को लगा दिया गया। ये मुख्तलिफ तनाज़ात के हल के लिए कमेटी बनाई गई थी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। इसका जो पहले हेड थे वो जस्टिस मंसूर थे, फिर जस्टिस काजी फाइज ईसा ने जस्टिस मंसूर को रिमूव कर दिया था और दूसरे जो इसके मेंबर थे वो जस्टिस आयशा और जस्टिस शाहिद वहीद थे। जस्टिस मंसूर को रिमूव करके जस्टिस याहिया अफरीदी को इस जो कमेटी है उसका हेड लगाया गया था जस्टिस काजी फाइज ईसा की जानिब से, लेकिन जो जस्टिस याहिया अफरीदी हैं उन्होंने इस केस को दोबारा रिवर्स कर दिया। यानी अब कमेटी की सरबराही जो है वो जस्टिस मंसूर अली शाह करेंगे। आप देखें कंसेक्टिव 3 ऑर्डर्स जो हैं जस्टिस याहिया अफरीदी के, वो बता रहे हैं कि वो जस्टिस मंसूर को ओन कर रहे हैं। कौन-कौन से 3 ऑर्डर्स? जस्टिस मंसूर की कमेटी में, जजेस कमेटी में वापसी, जस्टिस मंसूर की ARD कमेटी में वापसी और फिर जस्टिस मंसूर के जो केस मैनेजमेंट इम्प्लीमेंटेशन प्लान है, उस पर अमल दरामद। तो यकीनन जो शहबाज शरीफ हैं, बिलावल भुट्टो जरदारी हैं, उनके लिए कॉज ऑफ कंसर्न भी है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को ये समझ आ गई है कि जजेस जो हैं अब जब तक यूनाइट नहीं होंगे तब तक वो अदलिया की आज़ादी की जंग या सेपरेशन ऑफ पावर का जो कॉन्सेप्ट है उस पर अमल दरामद नहीं कराया जा सकता। तो जस्टिस याहिया अफरीदी सबसे पहले इस चीज़ को, इस तासुर को ज़ाहिल कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में कोई डिवीजन है। मैंने आपको अपने असद तूर साहब के साथ एक व्लॉग किया था, इसमें मैंने आपको बताया था कि जो एक पैरेलल सिस्टम है जो कि इस आईनी तरमीम से आ जाएगा, जिसमें हम देखेंगे कि अदालत का चीफ जस्टिस और फिर आईनी बेंच का सरबराह, आईनी बेंच के सरबराह के पास पावर्स ज्यादा होंगी और अदालत के चीफ जस्टिस के पास इतनी पावर्स नहीं होंगी। असल पावर्स आईनी बेंच के सरबराह के पास होंगी। तो एक पैरेलल जुडिशियल सिस्टम सुप्रीम कोर्ट में क्रिएट हो जाएगा, जिसकी वजह से जो है आपस में भी, क्योंकि एक केस में अगर कोई आईनी नुक्ता आता है तो वो बेंच दूसरे बेंचेस में जाएगा, आईनी बेंच को रेफर कर दिया जाएगा और वैसे भी एक पावर्स क्रिएट हो जाएंगे, 2 चीफ जस्टिस तकरीबन क्रिएट हो जाएंगे और उससे खलिज बढ़ेगी। इसके हवाले से जो है अब हुकूमत के अंदर जो बातचीत चल रही है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। वो क्या बातचीत है वो भी हम आपको बताते हैं कि हुकूमत क्या सोच रही है। अलबत्ता इससे पहले एक बड़ी इंपॉर्टेंट खबर जो आपके साथ शेयर करनी है वो ये है कि जस्टिस मंसूर की वापसी के बाद फौरन से पहले जुडिशियल कमीशन का इजलास बुलाया जाएगा। एक्सपेक्टेड यही है कि नवंबर के पहले हफ्ते में इजलास बुलाकर इसको फाइनल किया जाए और इस तमाम मामले पर आपको पता है कि बिलावल भुट्टो जरदारी खुद अब इस कमेटी के जो जुडिशियल कमीशन है इसके रुकन है। साथ दूसरा नाम इरफान सिद्दीकी साहब का दिया गया है। यहाँ से उमर अयूब साहब का नाम जो है सामने आया है, शिबली फराज साहब का नाम सामने आया है। अब इस तमाम मामले में नाज़रीन मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के दरमियान एक तनाज़ा चल रहा है और वो तनाज़ा ये चल रहा है कि इस कमेटी के रुकन कौन होंगे। मुस्लिम लीग नून को पीपल्स पार्टी ये कह रही है कि आपका तो अटॉर्नी जनरल भी वहां पे है, आपका लॉ मिनिस्टर भी वहां पे है, तो ऑलरेडी आपके 2 बंदे हैं,
आप मजीद बंदे ना डालें, हम अपने दोनों बंदे देते हैं इसमें। पीपल्स पार्टी का ये ख्याल था कि इसमें फारूक एच नाइक और बिलावल भुट्टो जरदारी दोनों को शामिल किया जाएगा, लेकिन मुस्लिम लीग नून ने कहा कि ऐसा तो नहीं हो सकता, हमने तो करना है। ये सारी गेम क्यों आपस में लड़ाई की हो रही है? इस वजह से कि आईनी तरमीम की ही इस वजह से गई है कि जजेस का कंट्रोल अपने हाथ में लिया जाए। किसी ने अगर अप्रोच करना हो कि मुझे चीफ जस्टिस लगाया जाए या मुझे फलां बेंच आईनी बेंच में डाला जाए या मुझे जो है आईनी बेंच का सरबराह लगाया जाए, तो वो इनके पास आए। यानी जिस तरह से जर्नैल्स जब हमने देखा कि उनकी प्रमोशन होती है, उनको चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ लगाना होता है, तो वो सारे इन सियासतदानों से राब्ता करते हैं, लॉबिंग की जाती है और उसके बाद फिर सियासतदान जो है उस टाइम का जो वजीर आजम होता है वो ऐलान करता है मुख्तलिफ जरियों से, कभी डिफेंस मिनिस्ट्री की साथ मिलकर जो है वहां के लोगों के साथ लॉबिंग की जाती है, कभी वो इन्फ्लुएंशल्स जो कि उस टाइम पे मुख्तलिफ शख्सियात खसूसन वजीर आजम पर असर अंदाज हो सकते हैं उनको कहा जाता है, वो उनके नाम फ्लोट करते हैं। हमारे सामने तारीख है जनरल फैज ने किस तरह से अपना नाम फ्लोट कराने के लिए क्या कुछ नहीं किया। फिर इसके साथ जो जनरल आसिम मुनीर की अगर बात होती है तो उनके हवाले से भी मुबैना तौर पर यह बात की जाती है कि लंदन प्लान के तहत क्या कुछ हुआ। लेकिन इस तमाम मामले में एक जो चीज है, वो जो इंपॉर्टेंट चीज है, अब जजेस भी इस तरह से करेंगे और इसके लिए मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी आपस में लड़ रहे हैं। और आपस में लड़ने की वजह यह है कि कमेटी में जिसके बंदे ज्यादा होंगे, जिसके वोट ज्यादा होंगे, तो वो जजेस जो हैं वो उन लोगों को अप्रोच करेंगे और इन लोगों ने फिर जाहिर बात है जरदारी साहब पे जो केस बना हुआ है सबको पता है कि किस तरह से ओमनी ग्रुप वाला केस है जो कि पेंडिंग है। फिर जरदारी साहब के पर जो दीगर मुकदमात बने हुए हैं, फिर जो शरीफ फैमिली पे मुकदमात हैं, तो ये हर कोई कोशिश कर रहा है और लॉबिंग ये इस चीज की जा रही थी, आपस में लड़ाई इस चीज पे थी कि सर मेरे जुडिशियल कमीशन में ज्यादा वोट होंगे ताकि जजेस को ये इन्फ्लुएंस किया जा सके और जजेस को इन्फ्लुएंस करके जो है जाहिर बात है मकसद क्या होता है, अपनी मर्जी के फैसले लेना होता है, उस पर एहसान जताना होता है और फिर उसके साथ एक लॉयल्टी का ताल्लुक पैदा करना होता है। इसी वजह से हम इस आईनी तरमीम के खिलाफ थे कि ये अदलिया की खुद मुख्तारी और जो सेपरेशन ऑफ पावर का कॉन्सेप्ट है इसमें इसको हैम्पर कर दिया गया है। अच्छा, ये तो आपस में लड़ाई झगड़ा जारी था। उसके बाद डिसाइड ये हुआ कि एक जो है वो मुस्लिम लीग नून का होगा और बिलावल भुट्टो जरदारी खुद, आप ये देख लें कि इसकी इंटेंसिटी देख लें कि इस जुडिशियल कमीशन कितना इंपॉर्टेंट है कि शरीक चेयरमैन खुद इसका पार्ट बनने जा रहे हैं। नाज़रीन, असल जो खबर है वो ये है कि बजाय इसके कि एक पैरेलल सिस्टम क्रिएट किया जाए, क्यों ना ही चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को आईनी बेंच का सरबराह मुकर्रर कर दिया जाए। चीफ जस्टिस ऐसे होंगे जिसपे जस्टिस मंसूर भी उनको वोट देंगे, जस्टिस मुनीब भी वोट देंगे, नीचे के जजेस भी, क्योंकि वो चीफ जस्टिस हैं, 3 साल का उनका टेन्योर है, तो यूनानिमस फैसला हो जाएगा और इन चीफ जस्टिस पे वो भी मान जाएंगे, जो अपोजिशन है वो भी मान जाएगी, क्योंकि उनकी जो है अब उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया जस्टिस याहिया अफरीदी को और इसके साथ हुकूमत के अरकान तो इस बात पे राजी हो जाएंगे। तो आपस में मुशावरत इस बात पे हो रही है कि हमने जस्टिस याहिया अफरीदी को ही आईनी बेंच का जो है वो सरबराह बना देना है। ये हुकूमती हलकों में अभी डिस्कशन हो रही है। यही डिस्कशन हमें खबर के तौर पर पता लगी तो हमने आप तक पहुंचाई कि अभी एज ऑफ नाउ जो इंफॉर्मेशन हमारे पास मौजूद है कि याहिया अफरीदी के नाम पर गौर हो रहा है कि उनको आईनी बेंच का सरबराह बनाया जा सकता है और वो जो तासुर है कि जस्टिस अमीनुद्दीन खान को लाकर अपने फैसले करवाना, उस तासुर को भी रद्द करने की कोशिश की जा रही है। और फिर ये कि जस्टिस याहिया अफरीदी जो मैसेजिंग कर रहे हैं, जिस तरह से वो जस्टिस मंसूर को सामने रख रहे हैं, जिस तरह से प्रेस रिलीज के अंदर 3 दफा जस्टिस मंसूर का नाम आया, तो इस तरह अदलिया में भी डिवाइड नहीं होगा और अदलिया के जस्टिस याहिया अफरीदी के नाम पर तमाम जजेस मुत्तफिक हो जाएंगे, कमेटी यूनानिमस फैसला करेगी और आईनी मामलात में कोई भी होने वाला फैसला या 26वीं आईनी तरमीम को चैलेंज करने के हवाले से इतनी मुश्किलात का सामना हमें आगे चलकर नहीं करना पड़ेगा। तो ये हुकूमत के अंदर अभी डिस्कशन हो रही है, देखते हैं इसमें आगे चल के क्या डेवलपमेंट होती है। इसी नाम को लिया जाता है या फिर कोई नाम चेंज कर दिया जाता है। कल तक की अपडेट यही थी कि जस्टिस याहिया अफरीदी के नाम पर गौर हो रहा है और वो अगर आप एनालिसिस करें, उसको अपनी इंफॉर्मेशन के तहत इंटरप्रेट करें चीज़ों को, तो बात ये समझ भी आती है कि जस्टिस याहिया अफरीदी को अगर लगा दिया जाता है तो वो जुडिशियल पैरेलल सिस्टम से बचा जा सकता है, फिर जो इख्तलाफ होना है उससे बचा जा सकता है और फिर जो एक तासुर है कि आईनी बेंच के में अपने जजेस लगा के इन्होंने केस डिसाइड करने हैं, उससे भी हुकूमत की कोशिश है कि बचा जा सके। अच्छा,
तीसरी इंपॉर्टेंट खबर जो है वो बड़ी अहम है और वो 26वीं आईनी तरमीम के हवाले से। 26वीं आईनी तरमीम का मामला नाज़रीन जो हाई कोर्ट है उसमें चैलेंज हुआ, वो आज समाअत के लिए मुकर्रर हो गया। अदालत ने अपील मंजूर करते हुए नोटिसेस जारी कर दिए हैं। एडवोकेट जनरल और अटॉर्नी जनरल को इसमें नोटिस जारी किया गया और उनसे 2 हफ्ते का टाइम दिया, जवाब तलब किया गया। लेकिन ये तमाम समाअत के दौरान जो पूछा गया, जो बातें जो अदालत की जानिब से कहा गया, उन्होंने कहा आपने आर्टिकल 239 पढ़ा है, आपको पता है ये सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात का मामला है, तो हाई कोर्ट के तो अपने महदूद इख्तियारात हैं, हाई कोर्ट इसमें किस तरह से इंटरवीन कर सकती है। दूसरी बात उनकी जानिब से की गई कि पार्लियामेंट के पास अवाम की ताकत है और ये आइन साजी करना उनका जो है अमल है, हम किस तरह से इसमें जो है इंटरवीन कर सकते हैं, ये सवाल उनकी जानिब से किया गया। लेकिन इसके बावजूद जो सेक्शन 9, 10 और 8 ये जो शिकें हैं आईनी तरमीम की, इनको चैलेंज किया गया था एक सिविल सोसाइटी के मेंबर की जानिब से और इस पर जो है वो बाकायदा तौर पर नोटिसेस जारी कर दिए गए हैं। 2 हफ्ते के अंदर जवाब तलब किया गया है। मेरी अपनी अंडरस्टैंडिंग ये है कि हाई कोर्ट इस मामले में ज़्यादा कुछ नहीं कर सकती। उसकी वजूहात ये हैं कि ये सारा सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात से रिलेटेड मामला है और सुप्रीम कोर्ट के में ही चूंकि तब्दीली आई है तो सुप्रीम कोर्ट इसको सुनकर सेट असाइड कर सकती है। लेकिन वो लगेगी कब, जब जुडिशियल कमीशन की फॉर्मेशन होगी और जुडिशियल कमीशन की फॉर्मेशन के बाद जो है फिर हम ये देखेंगे कि उसके बाद कोई फैसला होगा। जुडिशियल कमीशन अब जस्टिस मंसूर के आने के बाद फौरी तौर पे लगा दिया जाएगा। आज एक और इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट होनी है, वो इमरान खान साहब जो है ऐलान करेंगे कि वो एहतजाज कब करेंगे, किस जगह करेंगे और उस एहतजाज में क्या कुछ किया जाएगा। हमारी इंफॉर्मेशन ये है कि पिछले दिनों जब इमरान खान साहब से मीटिंग की गई तो जो कुछ पार्टी के लोग हैं उनको इमरान खान साहब ने कहा कि 26वीं आईनी तरमीम तो मुझे पता था हो जानी है, लेकिन इसको रोकने के लिए जो मैंने प्लान तुम्हें दिया था कि सड़कों पे आओ, उसका क्या किया? तो उनको ब्रीफ किया गया कि ये सर ये हुआ, उसके बाद लोग निकले, अली अमीन चले गए, प्रेशर बहुत था। इमरान खान साहब ने कहा कि मुझे अगर यहाँ से जेल से निकालना चाहते हो तो एक वाहिद रास्ता ये है कि लोगों का एहतजाज हो, लोगों की बड़ी तादाद हो और हमने इस सिस्टम के खिलाफ चूंकि लड़ना है, इस सिस्टम से मुझे कोई बहुत ज्यादा उम्मीदें नहीं है कि ये मुझे रिलीफ देगा, यानी वो अदालती सिस्टम की बात कर रहे थे। तो इमरान खान साहब का अल्टरनेटिव जो प्लान था, जो कि वो ये कह रहे थे कि हमने सड़कों पे निकलना है, उस पर अमल दरामद का दोबारा से जब मुलाकात हुई इमरान खान साहब की, तो जो वकला हैं उनसे, तो उन्हें कहा गया कि आप दोबारा मुतहर्रिक हों। जो पार्टी रहनुमा है उनको कहा गया एक कॉल दें एहतजाज की। इसी वजह से अली अमीन गंडापुर की आज हम जो तकरीरें देख रहे हैं उसको एनालिसिस करें तो अली अमीन गंडापुर ने तकरीर में कहा है कि अगर हम इस दफ़ा निकले तो हम सर पे कफन बांध कर निकलेंगे और हम वापस नहीं जाएंगे घरों को और हम इमरान खान साहब को लेकर ही जाएंगे। ये इमरान खान साहब की जो इंस्ट्रक्शन है उसका नतीजा और फिर आज बाकायदा लाए अमल दिया जाएगा कि स्ट्रीट पावर किस तरह से पीटीआई शो करेगी। वो कितना मौसर होता है ये आगे की डिबेट है, लेकिन अभी जो है ये लाए अमल दिया जाएगा कि तहरीक इंसाफ किस तरह से स्ट्रीट पावर शो करेगी, क्योंकि इमरान खान साहब ये समझते हैं कि इस सिस्टम में रह के उनको उस तरह से कोई रिलीफ नहीं दिया जा सकता। वो काफ़ी गुस्से थे जब लास्ट टाइम वो अदालत में आए और उन्होंने कहा कि मेरे जो कमरा है उसमें खाना ऐसे डाला जाता है कि फेंका जाता है। दूसरी बात उन्होंने ये की कि मुझे अंधेरे में रखा हुआ है, मुझे वो सहूलियात नहीं दी जा रही। इस हवाले से आज हाई कोर्ट ने भी ऑर्डर कर दिया, लेकिन उनकी सहूलियात के हवाले से ये जो जेन्युइन इन्फॉर्मेशन हमारे पास मौजूद है कि इमरान खान साहब उन सहूलियात के हवाले से कहते भी हैं कि जो इंटाइटल्ड एक वज़ीर आज़म को दी जानी चाहिए वो नहीं दी जा रही, उनको अंधेरे में रखा हुआ है, एक बंद सेल में रखा हुआ है और उनको वहाँ पर अज़ियत दी हुई है और साथ में इमरान खान साहब ये भी कहते हैं कि जितना मर्ज़ी कर ले, मैं पीछे नहीं हटूँगा, मैं कोई डील का हिस्सा नहीं बनना चाहूँगा। फिलहाल के लिए इतना ही, इंशाल्लाह कुछ मज़ीद अपडेट्स होती हैं तो आपको बताते हैं। जो हमारे पास अपडेट थी सुप्रीम कोर्ट कमेटी रूम में हमने बैठकर सोचा आपके साथ शेयर करते हैं। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। कंबरज़ेरी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।